कराची बंद करने की धमकी दे दी गई। एमक्यूएम को फिर भुला बैठे। और क्या जरूरत है इस सब की? ज़ियादौल ले आइए, मजलिस शूरा बना दीजिए, बड़ा ऐलान। बंदा गडानी में मुकदमा सक्खर जेल के अंदर। 3 वजीर आजम मार दिए गए। कराची में एक अफसोसनाक सानिया। और कराची में हमला किस पर हुआ है? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि मैं बड़ी अहम खबरों की तरफ जाऊं, हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त, और वो दरख्वास्त ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब का बटन जरूर 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 दबाइए। लापता नहीं होंगे, डर खौफ कर क्या जीना। एक आज एक अहम मुलाकात हुई। जब इस अहम मुलाकात के मुतल्लिक मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि तुम अपने बहुत सारे अशार सुनाते रहते हो, तो क्यों ना इस मुलाकात के हवाले से एक और शेर अक्सर हम बसों पे पढ़ा करते थे, रिक्शों पर लिखा हुआ होता था, और अक्सर हमने कहा कि शेर ज़रूर पढ़िएगा। तो मैंने कहा चलिए वो शेर पढ़ देते हैं। जब मैंने उनसे खबर ली तो फिर उन्होंने ये शेर पढ़ने की रिक्वेस्ट की, और यह है कि मैंने कहा कि वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे। मैंने कहा कि वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे। कहने लगी कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे। कहने लगी कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे। अब किन साहब ने शेर सुनाने का उसकी खबर मैं देता हूं। पिछले दिनों एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उसके साथ साथ बड़ा अहम नाम गवर्नर कामरान टेसोरी साहब और फिर बड़ा अहम नाम फारूक सत्तार साहब, ये तीनों गए मौलाना फजल रहमान साहब के पास, और मौलाना फजल रहमान साहब को समझाने की, बात करने की कोशिश की कि जनाब आइए हम आपके लिए बात करते हैं और फिर हम बात को आगे लेकर चलते हैं। खुश मिजाजी इस मुलाकात की आपके सामने आया थी। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि मैं तो समझ रहा था कि जिस तरीके से एक ज़माने में बिलावल भुट्टो जरदारी ये किरदार अदा कर रहे थे तो हर जगह वही 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 नज़र आ रहे हैं। और मैंने आपसे पहले कहा था कि एमक्यूएम को आखिर ये काम किसने दिया है, जिसने ये काम दिया, क्या ये उस सतह का काम है कि भी नहीं है? ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है। आज मौलाना फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, यानी कि वजीर आजम से मिलने के लिए गए। अब मैं तो ये समझा कि वज़ीर आज़म से मिलने के लिए गए तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान के वफ़द से मुलाकात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ उनमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वगैरह भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से JUI के कुछ रहनुमा शामिल हो जाएंगे। लेकिन मेरी आंखें उस वक्त खुली और मुझे खबर में तजस्सुस उस वक्त पैदा हुआ कि जब मैंने ये जाना कि ये देखा कि वहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद है, यानी राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म है वो भी मौजूद है। मैंने जाकर देखा और जांचा तो वहाँ पता चला कमरुज़्ज़मा कायरा भी मौजूद है। मैंने दूरबीन बड़ी करने की कोशिश की, मैंने कहा ज़रा सा जूम करके देखते हैं, गौर से देखते हैं किसी आगे पीछे ऊपर नीचे एमक्यूएम का वो वफ्द जो ये मुज़ाकरात की डील के लिए बातचीत के लिए गया था कहीं वो नजर आए। इसका मतलब है बड़ी सियासी जमातों के दरमियान तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो बातचीत हो रहे हैं, तो फिर एमक्यूएम का वफ्द क्यों गया था कि जनाब हमारा तो वज़ीर तालीम है, हम जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान के मदारिस का मसला हल करेंगे, हम बात करेंगे, क्योंकि मसला तो सारा उनकी मिनिस्ट्री से है। मैंने अपनी जादूगरनी को दौड़ाया इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से मैंने ये खबर ली कि जनाब ये सारे मामलात हुए तो एमक्यूएम भी तो कह रही थी कि उनका वज़ीर तालीम, हम भी एक मैंडेट रखते हैं, गवर्नर भी गया हुआ है, उनका चेयरमैन भी गया हुआ है, तालीम भी गया हुआ है, फारूक साहब भी गए, तो वो कहाँ पर है जनाबे वाला, ये तो अर्ज कीजिए, ये बता दीजिए कि वो कहाँ पर है। तो पता ये चला भाई, नो लिफ्ट। इस पूरी मुलाकात के लिए कोई दावतनामा या कोई इस मामले में नहीं दिया गया और ना ही उन्हें इस मुज़ाकरात का इस मामलात में शरीक रखा गया। तो फिर वो गए क्यों थे? अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दी नहीं, अब्दुल्ला की शादी में नहीं, किसी को क्या है भाई शानी, हाँ वो अब्दुल्ला की शादी में नहीं, किसी और की शादी, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है ये। तो उन्होंने ये शेर जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि वो शेर उन्होंने सुनाया कि मैंने कहा वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे, कहने लगी कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे। एक ज़माना था कि जनाब हर मुज़ाकरात में एमक्यूएम का हिस्सा बहुत ज़रूरी होता था, तो फिर यहाँ क्यों नहीं है? खैर, तो वो मैं आपको बता दूँ
नो लिफ्ट, कोई दावतनामा वहां से नहीं गया है। आइए दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं और इसी तरह की आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा टर्न करते हैं, और टर्न करके बड़ी खबर ये कि कराची में एक वक्त था कि जनाब स्ट्राइक की कॉल दी जाती थी एमक्यूएम की तरफ से। अल्ताफ हुसैन साहब स्ट्राइक की कॉल दे रहे थे। पिछले दिनों में देख भी रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि एमक्यूएम की तरफ से, लंदन की तरफ से कोई स्ट्राइक की कॉल आने वाली है। अच्छा, वो क्योंकि वो खबर नहीं थी, वो कुछ लोगों की जहन का इख्तरा था, तो मैंने कहा कि जनाब उस पर नहीं है। तो बहुत सारे लोग मान नहीं रहे थे, वो कहते हैं कि जनाब बस स्ट्राइक होने वाली है। मैंने कहा नहीं, कॉल नहीं आई है। लेकिन वो कुछ लोग ये कह रहे थे भाई लंदन ने स्ट्राइक की कॉल दी नहीं है, दी थी। लेकिन अब कराची को जाम करने की, कराची को जैम पैक कर देने की, कराची में मुकम्मल स्ट्राइक करने की धमकी दी है। और वो धमकी किसने दी है आपको हैरत होगी। वो जो कातिल थे वही जो है वो मुनसिफ भी बन गए, तो यही बात है, यानी कत्ल भी करे हैं और मुनसिफ भी बने। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हिसाब है ना। वो एक बड़ा अच्छा शेर भी है, वो कहते हैं ना कि किस नाज किस अंदाज से तुम हाय चले हो, हर रोज़ एक नई गज़ल कहलाए चलो हो, रखना है कहूँ पाऊँ तो रखो हो कहूँ पाऊँ, चलना जो ज़रा आया है तो इतराए चलो हो, और दामन पे कोई दाग ना खंजर पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। तो ये कत्ल करो हो या करामात करो हो, ये है डंपर वाले, जिन्होंने अब तक कराची शहर के अंदर कई घरों को उजाड़ कर रख दिया है। और हमारे यहाँ कानून उस पर बात करने के लिए कुछ नहीं करता। एक सियासी मस्खरे कुछ आकर ये बात ज़रूर कर देते हैं कि हम डंपर के आगे आकर बैठ जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा की कोई बात नहीं हो रही। आज इन डंपर वालों ने बाकायदा कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुली धमकी दे दी, खुली धमकी दे दी कि जनाब आप अगर हमें बंद करोगे तो फिर सोच लो, अगर आपने, हम कराची को जैम कर देंगे। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सुनिए, रोड के ऊपर एहतजाज भी कर दूंगा और पयाजाम पड़ताल भी कर दूंगा। मंगल तक अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए ठीक है, नहीं किया तो पूरे कराची को जाम कर देंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। सुना आपने, और आपने सुनकर ये बात अंदाजा हो रहा होगा कि जनाब ये तो धमकी दे रहे हैं, आप इनको बंद ही नहीं कर सकते, और हम इतने ताकतवर हो चुके हैं। और आप ज़रा शक्ल सूरत से भी अंदाज़ा कर लीजिए कि इसमें से कितने कराची शहर से ताल्लुक़ है और किसका कराची शहर से ताल्लुक़ नहीं है। तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जनाब अब ये धमकी दी जाएगी कि जनाब अब हम शहर को बंद कर देंगे और हम जाम कर देंगे। कानून तो है ही नहीं यहाँ पर। अब उन्होंने ज़िम्मेदार कह दिया, ये सड़क टूटी हुई है तो ये ज़िम्मेदार है, अगर यहाँ पर पुलिस वाला नहीं खड़ा तो ये ज़िम्मेदार है, स्कूटर वाला यूँ आ जाता है तो ये ज़िम्मेदार है, डंपर वाले जिम्मेदार नहीं। ये गवाही ये दे रहे हैं, ये सारे डंपर एसोसिएशन वाले जो ये कह रहे हैं कि जी अगर बंद किया गया तो हमारे यहाँ ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। कानून कहाँ पर है आजकल। एक और बात भी सिंध के हवाले से मैं आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ, बड़ी खबर दे रहा हूँ। शायद आपको लग रहा होगा कि सिंध में इस वक्त एक सन्नाटे का आलम है, लेकिन सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने की कोशिश की जा रही है, और उस तहरीक को चलाने के लिए बाकायदा पीर पगारा साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और पीर पगारा साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी ख़तरनाक बात कही। और आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन हुए थे 2024 में, 8 फरवरी 2024 को, तो उस वक्त पीर पगारा साहब ने कई जलसों में ये कहा था कि यहाँ पर पैसे लेकर इलेक्शन बिकता है। ये उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। और आज फिर पीर पगारा साहब ने, जो कि ज़ाहिर है सिंध के अंदर एक अपना असर रसूख रखते हैं, पीर पगारा साहब ने कहा कि जनाब ये इलेक्शन विलेक्शन कुछ भी नहीं होता, ना यहाँ पर कोई आता है हमारे वोट से, ना ही कोई जाता है हमारे वोट से। सही है, ये सब कहीं पर सेट हुआ होता है और ये मामलात होते हैं। ये पीर पगारा साहब कह रहे हैं। पीर पगारा साहब जिनके मुतल्लिक, इनके वालिद मोहतरम के मुतल्लिक तो ये कहा जाता था कि जनाब वो तो इशारा ही वहीं का देते हैं, वो उल्टी कुर्सी कर कर यूँ एक इंस्ट्रक्शंस दिया करते, वो बताया करते थे, पेश गोइयाँ क्या करते थे। किसी ज़माने में शेख रशीद से पहले जो है वो पीर पगारा साहब की पेश गोइयों को समझाता था। वो कहते थे बूटों की आवाज़ आ रही है, और बड़ा मशहूर कॉल था ना इनका, बूटों की आवाज़ मुझे आ रही है। तो अब वो पीर पगारा साहब की ज़ाहिर है अब वो बातचीत नहीं रही है जो पुराने वाले पीर पगारा साहब की थी। लेकिन पीर पगारा साहब ने ये कहा है, क्या कहा है जरा सुनिए, सिर्फ ये 20 सेकंड का क्लिप सुनिए। आपके या मेरे वोट से ना हुकूमत बनती है ना उतरती है। हम लोग जाते हैं, अलिफ को वोट दे के आते हैं, 2-3 दिन रिजल्ट रुक जाता है, बे के अकाउंट में वोट आ जाता है, अलिफ गया जिसको हमने वोट दिया बे आ जाता है। तो ऐसे इलेक्शन कराने से जरूरत ही नहीं थी। ऐसे इलेक्शन कराने से काम का लड़ाई झगड़े हुए, दुश्मनियाँ पैदा हुई। मजलिस शूरा बना देते, मरूम ज़ियाउल हक ने भी बनाई थी ना, वो 5-8 साल निकाल लेती। अब जो ये हुकूमत बनाई है, ये हुकूमत चल ही नहीं रही। पीर पगारा साहब कह रहे हैं कि जनाब यहाँ लाने की क्या जरूरत है, आप ज़िया दौर को ले आइए,
ज़िया दौर की तरह मजलिस शूरा कर दीजिए और उनको 5 साल के लिए दे दीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग अब यही कह रहे हैं कि जनाब ये बात 2018 में भी कह देते, 2018 में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना, ये बात 2013 में कर दी जाती कि जनाब उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। तो उस वक्त क्योंकि खुद पीर पगारा साहब भी हुकूमतों का हिस्सा रहे तो एक अलग बात है, लेकिन पीर पगारा साहब ने बड़ी अहम नुक्ते पर बात की। उन्होंने कहा जनाब आप हटाइए और ज़िया की तरह आप मजलिस शूरा लेकर आ जाइए। ये पीर पगारा साहब का स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बड़ी खबरें भी मैं शामिल करना चाहता हूँ, मगर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कि इस शहर के अंदर कानून का क्या मामला है और कानून कहाँ पर है। ये फुटेजेस देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस हैं और इन फुटेजेस के अंदर आपको वाज़े तौर पर जो चीज़ नज़र आ रही होगी वो ये है कि तालिबात, हमारी माएँ, हमारी बहनें इस शहरों के अंदर, इस मुल्क के अंदर अपने आप को अपनी गलियों के अंदर महफूज तसव्वुर नहीं करती हैं। यहाँ आपको ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ये ख़वातीन, ये लड़कियाँ कॉलेज से आ रही हैं और इन्हें किस तरीके से हिरासा किया जा रहा है। आपको मालूम होगा ऐसे बेतहाशा शहरों से, कराची शहर से सीसीटीवी फुटेजेस आ चुके हैं कि जिसमें हिरासा किया जा रहा है। उनकी तस्वीरें भी पहचानी गई हैं, उनकी शक्लें भी पहचानी गई हैं, लेकिन किसी को करार वाकई सज़ा नहीं दी गई। पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स बरहना हो जाता है ख़वातीन के सामने, और आपको पता है उसके साथ क्या हुआ। उसको ये कहा कि आओ एक माफ़ीनामा लिखो और बस चले जाओ। जब आप इस तरह के मुजरिमों को सजा नहीं देते तो इस शहर से लेकर इस मुल्क के अंदर माएँ, बहनें, बेटियां किस तरीके से अपने आप को महफूज तसव्वुर करेंगी, वो किस तरीके से इन सड़कों पर चल सकेगी। और ये सबके सामने दिन दिहाड़े होने वाले वाक़यात हैं कि जो सामने नजर आ रहे हैं। इसे छोड़िए, पाकिस्तान के यहाँ कहा जा रहा है पोलियो 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 पोलियो। कराची जैसे शहर के अंदर, कुरंगी के अंदर, मैं आज का आपको वाकया बताता हूँ कि वहाँ पर जो पोलियो की टीम गई, जो लेडी वो जाती है, वो जो पोलियो के कतरे पहनाती है, उसके साथ सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले भी जाते हैं। आपको हैरत होगी कि उन्हें बेलचों से मारा गया है। मतलब उन्हें बेलचों से मारा गया, उन्हें जदोकोप किया गया, उन्हें उनका हाल बेहाल कर दिया गया। और उसके बाद उसमें शामिल मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल है कि जनाब उसको मारने वाले भी और उसको पीटने वाले भी, सही, और उसने जिन्होंने मारा भी। लेकिन फिर क्या होगा, चलिए जनाब माफ़ीनामा एक लिख दीजिए और इस बात को आगे बढ़ा दीजिए। खैर, ये खबरें तो बहुत अहम नुकात पर खबरें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अहम है। और वो है बड़ी अहम बात ये हुई है कि एक शख्स है जो कि गडानी में गिरफ्तार है, गडानी की जेल के अंदर। अब गडानी आपने देखा हो, गडानी की जेल में है, गिरफ्तार है। और बलूचिस्तान का इलाका गडानी की जेल, सही है। उस पर जो मुकदमा दर्ज किया जाता है वो सक्खर के अंदर दर्ज किया जाता है और उसे फिर सक्खर के अंदर भी गिरफ्तार किया जाता है। उस मुकदमे के अंदर भी उसकी गिरफ्तारी को जाहिर किया जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कोई बहुत बड़ा मंशियात फरोश होगा, कोई बहुत बड़े मामलात होंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं है। मामला यह है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा हैं अली वज़ीर ख़ान साहब। अच्छा, मैं जिस नुक्ते पर बात करना चाहता हूँ अली वज़ीर ख़ान साहब पर साबका जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके दौर में बड़ा उन पर इल्ज़ामात लगते रहे और फिर उन्हें कराची के अंदर गिरफ्तार किया गया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने यहाँ पर सिंध के कराची के अंदर मुज़ाहरा भी किया, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनकी नेगोशिएशन भी हुई। और जब लाहौर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़िताब करने के लिए गए थे, उस वक्त PTM के लोगों ने मुज़ाहरा किया था, तो बिलावल ज़रदारी ने कहा था मैंने थोड़ी गिरफ्तार किया है, आपके सिंध के अंदर गिरफ्तार थे। लेकिन मैं जो नुक्ते पर बात करना चाहता हूँ उसे देखिएगा, जब उनकी ज़रूरत पड़ी, जब उनके पास एक MNA-शिप थी और जब उनके वोट की ज़रूरत पड़ी, तो आपको पता है उसी अली वज़ीर ख़ान को फ़ौरन रिहा किया गया और रिहा करने के बाद उसे हुकूमत का हिस्से के तौर पर शामिल किया गया, उसे और मोहसिन दावड़ को। मैं जिस नुक्ते पर बात करना चाहता हूँ उसे ज़रा समझिएगा। और फिर जो है वो दोबारा उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार करके जेलों में ही डाला जा रहा है। बात सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ रियासत किसी को गलत समझती है, उस पर मुकदमात दर्ज होते हैं, और फिर होता यह है कि जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वही एक अहम ओहदे पर फाइज हो जाता है। हमारी पॉलिसीज़ क्या है, मतलब आज वो अगर गद्दार है तो कल का मुहिब्बे वतन, कल का अहम ओहदेदार, और कल अगर आज उसे इसके मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं तो कल हो सकता है कि वो उस ओहदे पर आ जाए। नुक्ता सिर्फ इतना नहीं है, बात सिर्फ इतनी नहीं है। जो कुछ भी, इसे सियासी कैदी समझ लीजिए आप या रियासत कैदी समझ लीजिए, खान साहब पर भी तो मुकदमात है। क्या उन्हें अडियाला जेल से मुंतकिल किया गया है गडानी जेल? उन्हें मुंतकिल किया गया अडियाला जेल से मछ जेल के अंदर।
करके देखिए आप। सही है, बात यह है कि हम किसी एक पॉलिसी की तरफ नहीं है ना, कि एक पॉलिसी तो हो कि जनाब कौन सही है कौन गलत है। हमने ये देखा कि हम जिस शहर से वाबस्ता है, यहाँ पर हमने एक ज़माने में देखा कि भाई एमक्यूएम को हर हुकूमत गले लगाती थी, फिर एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर वही एमक्यूएम हुकूमत में आ गई। आज अगर खान साहब के खिलाफ बात चल रही है तो क्या पता कल खान साहब वजीर आजम के ओहदे पर बैठे हो और सब कहें जी सर आप थे, क्या पता आज अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी हो, कल कहें कि नहीं नहीं ठीक है जनाब ये हो जाए मामला। तो यहाँ तो कोई भरोसा ही नहीं ना पॉलिसीज़ का। गडानी में मौजूद है जेल में और मुकदमा सखर जेल में आ गया है। देखिए जो जिस चीज़ का मुजरिम हो उसे उस हद तक की सज़ा दी जाए, फिर जब इस तरह का मामला किया जाता है तो उसे सियासी एक कैदी तस्वुर किया जाता है, उसे फिर उस मामला पे तस्वुर नहीं किया जाता कि जिसका उसने जुर्म किया या जो इस पर इल्ज़ाम हो। फिर ये सियासी मामला चलते रहते हैं, ये किस हद तक होने चाहिए नहीं होने चाहिए। और इन्हीं मामला पर सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहिबान कि जो कि बहुत प्रो इमरान खान कहलाते हैं, वो एक बार फिर फ़ाल नज़र आ रहे हैं और फिर वो रिमार्क्स के ज़रिए अपनी जगह बनाना शुरू करते हैं। जब से ये मामला ये आईनी अदालतें अलग हुई हैं, तब से वो सेलेक्टिव जज साहिबान, जिसमें जस्टिस अतर मइनुल्लाह हो या दीगर जज साहिबान हो, उनको अब वो मुकदमात में नहीं है तो ज़ाहिर है वो खबरें नहीं बन पा रही। लेकिन वो मुकदमा एक चल रहा था 2017 के कत्ल का मुकदमा चल रहा था, उसमें उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब यहाँ तो जो है वो रियासतें हुकूमतों को गिराने में मसरूफ़ रहती है, यहाँ 3 बार के वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया गया, उसका कोई मामला नहीं हुआ। तो दर हकीकत वो जो सुप्रीम कोर्ट की अंदर की टीसें हैं वो अभी तक चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये मामला चल रहे हैं ये सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस अतर मइनुल्लाह तक नहीं है, ये आगे चलकर कोई और शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। खैर अब तक की बड़ी बड़ी खबरें यही थी कि जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हुआ या जो हो रहा है, और वो खबरें हैं कि जिसे शायद पोशीदा रखा जा रहा है, लेकिन हमने कोशिश ये की थी कि इन तमाम खबरों के ज़रिए आपको आगाह रखें। अगर कोई सवाल इस हवाले से हो तो बिल्कुल हम हाजिर हैं, आपके सवालात को भी प्रोग्राम में हम शामिल रखेंगे। और उसके साथ साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अनीस मंसूरी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।